नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम नौरिया, वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वी आर कंडक्टिंग अ करंट अफेयर सेशन टारगेटिंग द अपकमिंग एग्जाम्स लाइक यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ एरो एंड अदर लोअर पीसीएस एग्जाम्स। इस सीरीज़ में जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने करंट अफेयर्स में नेशनल जो इश्यूज़ हमारे जो रहे न्यूज़ में वो कंप्लीट कर लिए। आज कुछ जो तमाम टॉपिक जो बच गए थे वो देखेंगे। इसी के साथ हम लोग आज से ही आपके गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सेक्टर स्पेसिफिक या मिनिस्ट्री वाइज आपके स्कीम्स करेंगे। ये सारा का सारा आपका एक कंपाइलेशन है जो तमाम इंपॉर्टेंट मैगजीन जैसे कि घटना चक्र, घटनासार, क्रॉनिकल, इंडियन एयर बुक जैसी बुक से आपका प्रिपेयर किया गया है। सो आगे बढ़ते हुए पहला टॉपिक आज का देखते हैं, इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। सो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये टॉपिक, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आपका इनॉग्रेशन हुआ है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 19 जून। तो ये रिवैम्प स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा क्रिएट किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 2010 के बाद से आपके कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर दी गई थी। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। सो प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi inaugurated the new Nalanda University campus in Rajgir, Bihar on June 19, 2024. So first of all, just remember this thing, that who have inaugurated this university. Prime Minister himself had inaugurated this university on 19th June. फिर गुप्ता एम्परर कुमार गुप्त और गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 427 सी। सो आपके गुप्ता रूलर रहे आपके कुमार गुप्त जी, जिन्होंने आपका ये यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी स्टैब्लिश करी इन 427 सी इन मॉडर्न बिहार इन द अर्ली 5th सेंचुरी एंड इट फ्लरिश्ड फॉर 600 years until the 12th century. So we know this thing, that this university was desecrated in 12th century by बख्तियार खिलजी। तो उसके बाद अब आपका इसका फर्स्ट टाइम ये रिवैम्प करके यूनिवर्सिटी आपकी स्टार्ट होगी। सो ऐसे ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है कि कुमार गुप्त हु हैव बिल्ड दिस यूनिवर्सिटी, इसी के जैसी एक आपकी सिमिलर यूनिवर्सिटी इन बिहार है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच वॉज बिल्ड बाय धर्मपाल। आपके पाला जो डायनेस्टी थी बिहार और बंगाल की फ्रॉम 8th to 9th सेंचुरी अराउंड, उसमें आपके धर्मपाल जी थे, सन ऑफ गोपाला द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो उनके सन धर्मपाल ने आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिल्ड की थी। आगे बढ़ते हैं। इट्स रूइंस वर डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस बुचर इन 1812। सो आफ्टर द डेसिग्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, पूरी की पूरी आपकी डेसिग्रेट कर दी गई थी, तो फ्रांसिस बुचर ने जो आपके 1812 आइडेंटिफाइड द रूइंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और उसके बाद एस्टीम्ड नालंदा यूनिवर्सिटी की पहचान जो आपको दी गई बाय अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1861। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन भी आपके यही रहे, अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है वो। हिंदी में देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगढ़ में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। गुप्त वंश के गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी के आरंभ में आधुनिक बिहार में 427वीं ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और यह 12वीं शताब्दी तक 600 वर्ष तक फलता फूलता रहा। ठीक है, 12वीं सदी में फिर आपके बख्तियार खिलजी आएंगे और आपका इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे। इसके खंडरों की खोज 1812 में फ्रांसिस बुकानेन ने की थी, और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसे प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना। सो जो आपकी जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है एज नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज गिवन बाय आपके अलेक्जेंडर कनिंगम। आगे देखते हैं। सो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो आपका जो पूरे का पूरा प्रोसेस रहा वो 2014 से ही वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी। सो इन नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन इट्स डोर फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स, मार्किंग अ हिस्टोरिक मोमेंट आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 8 सेंचुरी। तो नियरली 8 शताब्दियों से, 8 सेंचुरी से आपका क्लोज था। सो इन 2014 द गेट्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी
वर ओपन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स भी कुछ जिसमें के अंदर आए आपके। मेकिंग अ हिस्टोरिक, ये हमने देख लिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिल आपका एक आया था 2010 में अंडर यूपीए रिजीम, जिसमें ये पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करने का आपके प्रोसीजर दिया था। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन August 12, 2010। द एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर एंड द यूनिवर्सिटी वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन November 25, 2010। तो बिल के जस्ट थोड़े टाइम के बाद ही आपकी जो ऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया गया था यूनिवर्सिटी को, मतलब आपको जो फाउंडेशन स्टोन था वो रख दिया गया था। अबाउट द न्यू कैंपस, द बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ 455 एकड़ साइट नियर द एंशिएंट रूइन। तो वो जो उसके आसपास का पूरा एरिया है वो आपका 455 एकड़ के आसपास है आपका, विच वॉज गिवन बाय बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप एज नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर जो उसके मेन आर्किटेक्ट रहे हमारे पद्म विभूषण BV दोषी जी ऑफ वास्तुशिल्प संगठन, उन्होंने इसका पूरा का पूरा डिजाइन करा है आपका पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को। एंड ही हैड डिजाइन दिस इन एन इको फ्रेंडली मैनर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका कैंपस है आपका, एक इको फ्रेंडली कैंपस है आपका। BV दोषी जी आपके बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट रहे। लास्ट 2023 में इनका डिमाइस, इनकी डेथ हो गई है, और इनको पोस्ट ह्यूमसली वी हैव गिवन हिम दिस पद्म विभूषण। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले। फर्स्ट टाइम किसी आर्किटेक्चर को इंडिया से प्रिट्जकर अवार्ड भी आपका इन्हीं को मिला, BV दोषी जी को। सो ही हैड डिजाइंड IIM बैंगलोर अपना इनका द्वारा बनाया गया है आपके। फिर जो निफ्ट दिल्ली है वो भी इन्हीं के द्वारा आपका डिजाइन करी गई है। ये बहुत सारे आपके आर्किटेक्चरल, आपके 1927 के अराउंड इनका बर्थ है। तो इन्होंने आपके बहुत सारे जो एमिनेंट आपके आर्किटेक्चर रहे उस टाइम के, डी कॉर्पोरेट आपके रहे, तो उनके साथ आपने काम किया हुआ है। सो द बिल्डिंग प्रोमिसेस ऑफ बीइंग अ नेट जीरो कैंपस। सो आपका इको फ्रेंडली डिजाइन करा गया पूरे कैंपस को, एंड टारगेटिंग दिस नेट जीरो ग्रीन कैंपस। तो ये नेट जीरो है आपका ग्रीन कैंपस। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना आपने एमिशन करा उतना ही आप अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है इनके साथ। फिर राजीव काटपाटिया कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम हिम आपके जो दूसरे बंदे हैं आपके आर्किटेक्ट है इसके साथ, वो है राजीव काटपालिया जी। हिंदी में देख लेते हैं। सितंबर 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय ने छात्रों के पहले बैच के लिए अपने द्वार खोले। तो पहले बैच को यहाँ से 2014 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट बैच, जो लगभग 8 शताब्दियों के अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण था। नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 12 अगस्त 2010 को राज्यसभा में पेश किया गया। अधिनियम लागू हुआ और 25 नवंबर 2010 को विश्वविद्यालय की आधिकारिक स्थापना हुई, ठीक है। तो ये आप चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ऑन 25 नवंबर 2010 ऑफिशियली दिस यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। आधिकारिक आपकी स्थापना हुई। नई परिसर के बारे में बिहार सरकार ने प्राचीन खंडरों के पास 455 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। वास्तुशिल्प संगठन के वास्तुकार पद्म विभूषण BV दोषी जी ने आपके एक पर्यावरण अनुकूल परिसर का डिजाइन किया, तैयार किया। यह इमारत एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस होने का वादा करती है, ठीक है। तो ये जो आपका जो इनमें जो यूनिवर्सिटी जो आपकी डिजाइन करी गई वो आपके नेट जीरो को ध्यान में रखते गए आपने बनाई है। फिर राजीव काटपालिया ने इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला में बहुत योगदान दिया, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस BV दोषी जी, अनदर आर्किटेक्ट हु वाज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग दिस, इन डिजाइनिंग दिस यूनिवर्सिटी, वो है आपके राजीव काटपालिया जी। तो ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आ जाता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। सो एज यू ऑल नो दैट इंडिया का अपना एक नेशनल इनिशिएटिव है, नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें अराउंड आपके 30 रिवर लिंक्स बनाने की बात करी गई है। आपके 2 कंपोनेंट्स, दिस होल प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है जहाँ पे आपके 14 लिंकेजेस आपके रेडी करने हैं। ऐसे सेम आपका पेनिनसुलर आपका प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 16 रिवर लिंकेजेस आपके अभी प्रपोज्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा अराउंड 30 आपके रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई सरप्लस वाटर फ्रॉम अ रिवर टू डेफिसिट रिवर, ठीक है। तो ये आपका उसमें से सबसे पहला आपका जो प्रोजेक्ट अभी आपका इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिसमें स्टार्ट हो गया, वो है आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। So recently PM Narendra Modi once again just remember this thing, this project is also launched by
Narendra Modi. You will find such statement in your prelims examination that this person has inaugurated this project. तो आप आपका ये वाली चीज़ें पूछने लगे हैं स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पीएम मोदी जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपका जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये यूपी और मध्य प्रदेश के बीच है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट में अगर आपको चीफ मिनिस्टर का नाम मिले आपको, या जो हमारे वाटर शिपिंग मिनिस्टर, पोर्ट वाटर एंड शिपिंग मिनिस्टर है सरबंदा सोनोवाल जी, उनका नाम मिले तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है. जस्ट रिमेंबर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट करा है ऑन December 25, 2024. डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रिलिम्स, ठीक है. तो वो आपका जो स्टेटमेंट है आपका उसमें आपको डेट भी मिल सकती है, तो डेट का आपका ऊपर नीचे कर देते हैं जस्ट टू मेक स्टेटमेंट रॉन्ग. तो ये ध्यान रखिएगा कि December 25 आपका जो क्रिसमस आता है उस पर आपको ये स्टार्ट किए हैं. सो लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा. आपका गुड गवर्नेंस डे भी आपका December 25 आपका आता है. अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यही डे बनाते हैं हम लोग, ठीक है. सो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ऑन December 25, 2024 laid the foundation stone of केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, द फर्स्ट सच इनिशिएटिव अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग पॉलिसी. तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, नेशनल रिवर लिंकिंग पॉलिसी है हमारा. उसका जो पहला प्रोजेक्ट है ये, इसका नाम ही आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है और एक खजुराहो से आपका लॉन्च किया गया, खजुराहो इन मध्य प्रदेश, ठीक है. दिस ₹45,000 करोड़ इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान. ये हमारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान. इसी का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है. फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स एम्स टू रिजॉल्व वाटर स्कार्सिटी इन बुंदेलखंड रीजन. तो ये जो आपका टारगेट कर रहा है वो ये वाला रीजन को आपका टारगेट कर रहा है, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, जिसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपके यूपी गवर्नमेंट यूपी के आ जाते हैं और आपके 9 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स आपके मध्य प्रदेश के आते हैं, ठीक है. तो ये आपका है पूरा का पूरा एरिया बुंदेलखंड रीजन, विच इज सपोज टू बी अ ड्राई रीजन ड्यू टू लेस वाटर इन बेतवा रिवर. तो इसमें जो प्रोजेक्ट है इसमें सरप्लस वाटर है आपका केन वाले रिवर में, जिससे हमें ट्रांसफर करना है टू बेतवा. आगे देख लेते हैं. दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बेनिफिटिंग लैक्स ऑफ फार्मर फैमिलीज. हिंदी में देखते हैं. केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में, खजुराहो याद रखेंगे, ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी, जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत इस तरह की पहली पहल है. तो अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ठीक है, मील का पत्थर अभी रखा गया है, सॉरी मील का पत्थर नहीं, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP का हिस्सा है. 45,000 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य बुंदेलखंड में जल संकट का समाधान करना है, ठीक है. सो बेसिकली इट इज रिजॉल्विंग द वाटर स्कार्सिटी प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ बुंदेलखंड. अब ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, जिससे लाखों किसानों परिवारों को लाभ मिलेगा, ठीक है. सो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है आपका, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो वाटर स्कार्सिटी जैसी समस्या है उसका कहीं ना कहीं निदान हो रहा है इस प्रोजेक्ट से. ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके केन और बेतवा दोनों रिवर्स हैं, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर विच इज अल्टीमेटली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. ये आपका है पूरा का पूरा मैप. पन्ना अब इस जो आपका जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर डेवलपिंग अ धौधन डैम, नाम है डैम का आपका, एक आपका रिवर वाटर आपका प्रोजेक्ट है, डैम है आपका, इन ऑर्डर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपका वहाँ पे डेवलप करा. इसी का आपका प्रॉब्लम भी है एनवायरमेंटल, ये धौधन डैम से, ठीक है. सेकेंड आपका 221 किलोमीटर का आपका एक रिवर चैनल बना रहे हैं हम लोग इन ऑर्डर टू कनेक्ट केन टू बेतवा रिवर. ये जो आपका चैनल है पूरा का पूरा ये 221 किलोमीटर के आसपास बनेगा, ठीक है. ये आपकी बेतवा रिवर है, यहाँ से जा रही है, ये केन रिवर है, ठीक है. बोथ दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर. ध्यान रखिएगा, वो पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक. दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर. आगे देखते हैं. द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ रीजन. अलॉन्ग विद दिस द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विल कंट्रीब्यूट मोर देन 100 मेगावाट इन ग्रीन एनर्जी.
So it's a multi-purpose dam. Not just it is providing irrigation facilities, it is also providing आपका drinking water to the people living in this Bundelkhand region. Apart from this, it is also giving you electricity. Around 100 megawatt of electricity is being generated through this Dodhan dam. या this project, Ken Betwa link project. So about Ken Betwa link project के बारे में देख लेते हैं. तो KBLP envisages to transfer वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा, बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. देख लिया हमने, ये वाली चीज देख ही चुके हैं कि दिस बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना और ट्रांसफर हो रहा है आपका वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर. अब द केन बेतवा लिंक कैनाल विल बी 221 किलोमीटर इन लेंथ. दिस वाज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड में ये वाली चीज मैं बता रहा था आपका कि ये जो आपका कैनाल है आपका, दिस कैनाल 221 किलोमीटर का है विच इज कनेक्टिंग केन एंड बेतवा रिवर्स. सो इंक्लूडिंग अ 2 किलोमीटर टनल और बनेगा इसके अंदर. ठीक है, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान. ये हमने देख लिया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर विच वाज प्रिपेयर्ड इन 1980. अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूपी वी आर टारगेटिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो उसमें हमारे आपके डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन सर्व्ड बाय दिस केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. सो आपके बांडा सारे नीचे के डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड रीजन के डिस्ट्रिक्ट है. अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपके इसमें बुंदेलखंड वाले रीजन में आते हैं. तो उसमें से आपके जो 4 हैं, नीचे से स्टार्ट करूंगा तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, फिर झांसी, फिर उसके बगल में महोबा, बांदा. ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट हैव बीन कवर्ड इन दिस केन बेतवा रिवर लिंकिंग कैनाल प्रोजेक्ट. मध्य प्रदेश के आपके लगभग 9 जिले हैं आपके, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन. ठीक है, यूपी वाले याद रखिएगा, बांडा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये चारों आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रॉम यूपी. यहां से हमारे नेशनल जो करंट अफेयर्स थे, जो न्यूज में रहे आपके, वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं हमारे. नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट स्कीम्स. वी हैव ट्राइड to create a compilation of all these schemes, all the important schemes from different magazines. अब इसमें हमने सेक्टर्स वाइज कराने की सोची है. सो जो भी मिनिस्ट्री जैसे फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. ऐसे धीरे धीरे जो जो इंपॉर्टेंट हमारे जो मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है आपकी, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड जो जो स्कीम्स होंगी हमारे इंपॉर्टेंट, वो सभी हम आपको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कराएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स. हमारा पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. वन मोर थिंग, थ्रू दिस स्कीम्स विल आल्सो कवर इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज बजट 2025. तो बजट के अंदर जो आपको जो स्कीम्स दी गई हैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपके फार्मर्स एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, या और भी आपके एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारे भी आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. बंद हो गया, बार बार बंद हो रहा है वो और चल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, चल रहा है, लाइन्स आ जा रही है. क्या चीज़ हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है क्या? हाँ, 2-3 बार हो गया, देख लीजिए. तो स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, सेक्टर वाइज स्कीम्स है. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. ऐसे ही आगे बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपके इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में थी आपकी, या और भी आपके जो रिलेटेड स्कीम्स हैं विच हैज़ कम्प्लीटेड, लाइक सम स्कीम्स हैव कम्प्लीटेड 10 ईयर्स, सम स्कीम्स हैव कम्प्लीटेड 9 ईयर्स. तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम से पूछी जाती हैं वो सब चीज़ें. तो वो सब हम यहाँ पे एक आपका पूरा का पूरा देखेंगे. सो फर्स्ट जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही बजट के अंदर 2025 में भी आपका एक काफ़ी हाईलाइटेड स्कीम रही. ठीक है, दिस वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन 2025 बजट. ये था आपका प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. ठीक है, सो इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2025-26.
PMDKY aims to enhance agricultural productivity, promote crop diversification, and improve financial inclusion among the farmers in 100 selected districts. So it is similar to aspirational district program, जो आपका सेंटर का प्रोग्राम है aspirational district program, in which they have chosen 100 districts to develop them in order to provide world class facilities. तो ऐसे ही आपका 100 districts यहाँ पे भी आपके सेलेक्ट किए जाएंगे और इन 100 districts में आपको वो सारी तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी that will going to increase agricultural productivity. ठीक है, जो डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो हमारा गोल है हमारा, उसको आप कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस धन धान्य कृषि योजना. ठीक है, तो इसका लॉन्चिंग ये 2025 है, अभी इसी बजट में लॉन्च हुई है. टाइप ऑफ स्कीम की बात करूँ तो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्योरली ड्रिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती है जिसमें आपका पूरा का पूरा जो आपका फाइनेंस होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है. टेन्योर इसका ऑनगोइंग है, अभी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, या अभी आपका ऐसे ईयर डिसाइड नहीं करा है कि कब तक ये आपके रहेगी. सो इट्स एन ऑनगोइंग स्कीम फंडेड बाय कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका फंड कर रही है. इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये हमने देख लिया है, उसी की स्कीम है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? टू इनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. फिर प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है. ठीक है, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स टू अदर क्रॉप्स लाइक मिलेट्स. तो उस पर बात करने की बात करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करता है. ठीक है, इट एम्स टू मेक फार्मर्स अवेयर ऑफ ऑल द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जाम्पल आपका नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करने की बात करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करने की बात करेगा. ठीक है, इट इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स. तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उन पे पंचायत और ब्लॉक लेवल्स पे आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटीज होगी इन ऑर्डर टू कर्ब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. तो बहुत सारे आपका फूड वेस्टेज एक आपकी बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर. तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए वी हैव अ कॉम्पोनेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल इन दिस स्कीम. फिर आपका सेलिएंट फीचर्स की बात करूँ, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसा होगा इसका? तो 100 डिस्ट्रिक्ट वी हैव टू सेलेक्ट इन दिस स्कीम, जिसका आपका जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है, लो प्रोडक्टिविटी. तो ऑल दोज डिस्ट्रिक्ट वेयर वी हैव लो प्रोडक्टिविटी. ठीक है, एरियाज विद एग्रीकल्चर आउटपुट बिलो नेशनल एवरेज. तो जो भी हमारा पूरा जो नेशन है, हमारे जो पूरे कंट्री है, उसका एक एवरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर हु आर प्रोड्यूसिंग बिलो दिस नेशनल एवरेज. तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सेकंड आपका मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वहाँ पे. तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आपका जो क्रॉपिंग मतलब आपके जो पर हेक्टेयर आपका जो लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम है. ठीक है, मॉडरेट लेवल पे. सो रीजन विद पोटेंशियल फॉर इंक्रीज क्रॉपिंग साइकिल. तो वहाँ पे आपका जो साइकिल है, आपकी जो क्रॉपिंग की साइकिल है उसको इंक्रीज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो हमारे कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पे बेसिक 2 साइकिल्स में ही आपका प्रोडक्शन होता है. जैसे आपका राबी वाला सीजन आया था या खारिफ वाला सीजन आया था, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, मोर नंबर ऑफ साइकिल करने के लिए, इंक्रीज क्रॉपिंग साइकिल करने के लिए ये आपका सिलेक्ट किया जाएगा. ठीक है, थर्ड है आपका इसमें लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस. तो जहाँ पे आपका क्रेडिट जो फॉर्मल क्रेडिट का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, उन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा अंडर द स्कीम. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट विद लो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एग्रीकल्चरल लोन्स आपका टारगेट कर रहे हैं इस स्कीम में. तो ये दीज आर द थ्री क्राइटेरियाज टू बी सिलेक्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट अंडर धन धान्य योजना. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की बात करें. सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद नबार्ड. नबार्ड आपका जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश्ड इन 1982. ठीक है, तो वो आपका मिलके काम करेगी विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ. और इसी के साथ साथ आपका इकोनॉमिक्स, आपका जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का आपका डिपार्टमेंट है और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आपका इंक्लूडेड है इस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में. ये आपके एनालाइज करेंगे डेटा ऑन फार्म क्रेडिट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लैंड प्रोडक्टिविटी टू आइडेंटिफाई दिस डिस्ट्रिक्ट. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई 100 डिस्ट्रिक्ट्स वर गिवन ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री. अलॉन्ग विद दिस मिनिस्ट्री वी हैव नबार्ड और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आपका आइडेंटिफाई करके इन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे.
देन कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है इसके अंदर। तो आपके देखा होगा कि बहुत सारी पैरेलल स्कीम्स चलती हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी के आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये बहुत सारी यही बातों को देखते हुए आपका एक स्कीम आपकी अभी आई है यूपी एग्रीज करके, AGREES, ठीक है। तो वो आपके पैरेलल स्टेट की स्कीम है। तो इसके अंदर आपके कन्वर्जन ऑफ स्कीम का भी एक कॉम्पोनेंट रखा गया है, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये तो अभी नई स्कीम है, और भी जो पुरानी स्कीम्स थी उनको कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेट कर दिया गया है अंडर दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है इसके अंदर, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट, ये हमने देख ही लिया था, एक कंपोनेंट हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा ही था हमारा कि ये आपके स्टोरेज और प्रोसेसिंग के यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डिस्पाइट ऑफ दिस पोटेंशियल only 11 to 12% contribution is there from food processing units to GVA of agriculture। तो बहुत कम आपका कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम दिस प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो उसको आपने कहीं ना कहीं आपने बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी है इन दिस स्कीम, स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगे। हिंदी में देख लेते हैं। तो चयन के आधार पर कम उत्पादकता है, देखो पहला तो आपका क्राइटेरिया यही है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कम उत्पादकता है आपकी, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। राष्ट्रीय औसत से कम कृषि उत्पादन वाले क्षेत्र, फिर मध्यम फसल गहनता इसे देखेंगे, सो फसल चक्र में वृद्धि की संभावना वाले क्षेत्र, जहाँ पे हमारी जो फसल का जो क्रॉपिंग साइकिल है आपकी उसको इंक्रीज किया जा सके, उनको देखेंगे। देन सीमित ऋण जो आपके पहुँच है, जहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल क्रेडिट या तो फॉर्मल क्रेडिट का पेनिट्रेशन जो बहुत लो है, उन डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सो कृषि ऋणों में कम वित्तीय समावेशन वाले जिले, उनको भी लिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर पहचान प्रक्रिया की बात करूँ तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नाबार्ड और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से इन जिलों की पहचान करने के लिए कृषि ऋण, फसल गहनता और भूमि उत्पादकता के आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, ठीक है। सो विच ऑल मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, आपकी पहली मिनिस्ट्री आपकी कृषि और एवं विकास कल्याण मंत्रालय है, नाबार्ड है आपका इंस्टीट्यूशन, और वित्तीय सेवा विभाग, ये तीनों आपकी एजेंसीज इन्वॉल्व है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और मापदंड मैंने आपको बता दिया, चयन के आधार ये तीनों है। अब योजनाओं का अभिसरण करने की बात देखें तो इंटीग्रेशन कर रहा है, सो व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा कृषि योजनाओं का एकीकरण करने की बात करिए। फिर बुनियादी ढांचा विकास कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स का आपका ब्लॉक एंड पंचायत लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप नेक्स्ट जो स्कीम हमारे लिए बजट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी इस बार, आपका था कि रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। सो दिस इज सिमिलर टू आपका जो अमृत मिशन है आपका है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो चीज़ थी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका ये दर्शाने की बात करी जा रही है कि ये आपका एम है दैट माइग्रेशन शुड बी एन ऑप्शन टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसिटी। तो जस्ट रिमेंबर कि ये जो आपकी जो स्कीम्स हैं आपके, इनका टारगेट यही है कि आपका माइग्रेशन को नेसेसिटी ना बनने दिया जाए एंड इट शुड रिमेन एज एन ऑप्शन विद पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो तमाम जो आपके फैसिलिटीज़ जो आपके अर्बन एरियाज में मिलती हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ देने की बात करी गई है। सो दिस इज रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है आपका। सो ओवरव्यू की बात करूँ तो लॉन्च इन द यूनियन बजट 2000, जैसे बताया मैंने आपको कि बजट का ही पार्ट है आपका। आरपी एम्स टू enhance agriculture productivity, promote sustainable practices and improve financial inclusion among farmers in select rural areas। तो ये भी वही वाली चीज़ है आपका, जैसे वहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपके 100 सेलेक्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे भी आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके सेलेक्ट करे जाएंगे, कुछ रूरल रीजन्स आपके सेलेक्ट किए जाएंगे, वेयर ऑल दीज थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इनहांस करी जाएगी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। अब लॉन्च ईयर देखें तो 2025 है। Now the type of scheme, this is also a central sector scheme like धौधन, जो आपका इससे पहले वाला जो हमारा था आपका धन धान्य योजना, उसी की तरह ये भी आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टेन्योर इसी का भी ऑन गोइंग है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो जो हमारी जो फर्स्ट स्कीम थी वो फार्मिंग मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाला आपकी मिनिस्ट्री थी।
ये जो रूरल प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो फार्मिंग भले ही बात दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है, बट उसका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का था। इसका काम है आपका, या इसका फोकस है आपका रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? फोकस ऑन एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। तो देखिए जैसे वो फार्मर्स को आपके टारगेट कर रही थी, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को टारगेट कर रही थी, इसका टारगेट है आपका टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। तो ये जो आपके रूरल यूथ है, जो विमेन है, या और भी आपके जो आपके वीकर सेक्शंस है ऑफ द सोसाइटी, उसको टारगेट कर रही है, उसको ये अपस्किल करने की बात करती है, अपग्रेड करने की बात करती है। सो क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की बात कर रही है। एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज ट्राइंग टू एड्रेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, या आपका डिसगाइज जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको कम करने के लिए ये आपका स्किल आपको प्रोवाइड करने की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रही है आपको, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की बात कर रही है, सो दैट यू कैन टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। तो उन सब की आपकी बात स्कीम के अंदर करी गई है। हिंदी में देखें तो ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम अवलोकन देखें तो केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू किए गए आरपी का उद्देश्य चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना और किसानों के बीच वित्तीय समावेशन में सुधार करना, ठीक है। तो इट एम्स टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल लिविंग की बात करेगा आपका ये, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन देने की बात करेगा टू फार्मर्स। शुभारंभ देखें तो 2025 में उसका हुआ है। योजना का प्रकार देखें तो केंद्रीय क्षेत्र योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी ये। अवधि इसकी अभी भी चालू है आपका, ऐसा कुछ डेट स्पेसिफाई नहीं किया गया, या ईयर आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो चीज़ नहीं बताई गई है। वित्त पोषित देखें तो भारत सरकार पूरा कंप्लीटली इट इज़ फाइनेंस्ड बाय आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कार्यान्वयन की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, या इम्प्लीमेंटिंग आपका जो मिनिस्ट्री है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, स्थायी आजीविका के सृजन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के कार्यवहन पर ध्यान केंद्रित करना, कौशल निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या का समाधान करना, ये आपका टारगेट है, ये उद्देश्य है आपका। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस बजट के अंदर आई है, टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें आपके 3 पल्सेस आपके जो है टारगेट करी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तूर है आपकी, उड़द की दाल है आपकी, मसूर है आपका, तो वो सब आपका टारगेट करी गई है। बट आपका इसका एम वही है आपका कि टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन। सो दिस इज मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ओवरव्यू देखें तो लॉन्च विद द आउटले ऑफ 1000 करोड़ इन द ऑनगोइंग बजट। देखिए आपने क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपने जो भी पीछे में क्वेश्चन दिए जाए देखे होंगे कि स्कीम्स का जो फाइनेंशियल आउटले होता है आपका, कि कितना बजट आपको एलोकेट किया गया टू अ पर्टिकुलर स्कीम, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इट वॉज लॉन्च्ड विद द आउटले ऑफ 1000 करोड़ का आपका कहीं ना कहीं बजट प्रोविजन रखा गया है फॉर दिस स्कीम, ठीक है। दिस इज अ 6 ईयर मिशन, तो जो 6 साल का आपका मिशन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर जो हमारे मिशन हैं आपके, अधिकतर जो स्कीम्स हैं वो 5 ईयर्स की होती हैं, बट दिस इज 6 ईयर्स। ये आपका एक चीज़ इसमें यूनिक है आपका कि ये 6 ईयर्स की स्कीम है आपका। एम्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स प्रोडक्शन, फोकसिंग ऑन तूर अरहर की दाल आपका इस पर फोकस करा गया है, पिजन पी बोलते हैं। देन उड़द है आपका, ब्लैक ग्राम है, एंड लास्टली वी हैव मसूर, रेड लैंटिल, ठीक है। क्वेश्चन में आपका मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है आपका कि तूर को आपको पिजन पी कहते हैं, उड़द आपकी जो ब्लैक वाली जो होती है वो ब्लैक ग्राम कहते हैं उसे, मसूर की दाल आपकी रेड लैंटिल बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपका कहीं ना कहीं फोकस किया गया है ऑन दीज 3 पल्सेस। लॉन्च ईयर की बात करूँ 2025 है। दिस इज अ सेंट्रल, दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये भी आपका
केंद्र से ही आपका क्षेत्र योजना है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है आपका, होली फंडेड बाय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर इसका 6 ईयर्स है इसका, फ्रॉम 2025-26 टू 2030-31। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये 6 ईयर्स के लिए आपके आई है, फ्रॉम 25-26 टू 2030-31। बट इसके अंदर जो टारगेट है हमारा टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, वो आपका 2030 को रखा गया है। फार्मर्स वेलफेयर की बात करूं, सॉरी, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर। फिर दोबारा से आपका फार्मिंग, आपका जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ही आ जाती है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो उसके अंदर, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एजेंसी जो आपके फार्मर्स वेलफेयर है आपका, जो 2 प्रोक्योरमेंट की एजेंसी दे हैव सेलेक्टेड, जो प्रोक्योरमेंट करेंगे इन सारी पल्सेस का, वो है हमारा नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अर्लियर ऑल्सो आई हैव told you this thing that it is a statutory body established in 1982 by an act of parliament। ऐसे ही हमारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन आपका 1965 के अराउंड ये आपका स्टैब्लिश हो रहा है। जस्ट चेक द ईयर, आई थिंक 1965 ही है आपका, अक्टूबर समथिंग में आपका ये स्टैब्लिश हो रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आपके जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है उनको आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये आपका आया है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा कि दीज 2 एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोक्योर दिस सेलेक्टेड पल्सेस अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये तो तीनों आपके पल्सेस है, उनका प्रोक्योरमेंट इनका है। देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका टारगेट यही है आपका, टू बिकम सेल्फ रिलायंस, टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन बाय 2029 टू 30। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसका एम यही है, टू बिकम आत्मनिर्भर, टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन टिल 2029-30, कि हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंस अपनी कम करें और खुद से सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, ईयर टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ईयर का टारगेट ध्यान रखिएगा 29-30 का है। ऑल दो स्कीम्स इज फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, जो आप एम याद, मतलब सॉरी, जो आपका जो आपने पल्सेस टारगेट करी वो याद रखिएगा, तूर, अरहर, उड़द, मसूर। हिंदी में देख लेते हैं। सो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन अवलोकन की बात करूँ तो केंद्रीय बजट 2025-26 में 1000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गई इस 6 वर्षीय मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जिसमें तुअर, अरहर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट इसी के अंदर वही चीज़ है कि प्रारंभ वर्ष आपका 2025 है। योजना का प्रकार की बात करूँ तो केंद्रीय क्षेत्र योजना आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपकी अवधि 6 वर्ष की आपकी 25-26 से लेके 2030-31। वित्त पोषित भारत सरकार आपका कंप्लीटली आपको फंड कर रहा है। कार्यान्वयन की बात करूँ तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपका ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। फिर कार्यान्वयन एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो प्रोक्योरमेंट करेंगी वो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और दूसरा है राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ। लक्ष्य की बात करूँ तो 2029-30 तक का दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स वही हैं आपके, एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ टारगेट पल्स क्रॉप। ठीक है, डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड हाई यील्डिंग पल्स वेराइटीज। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके क्लाइमेट रेजिलिएंट और हाई यील्डिंग पल्स वेराइटीज बनानी है। ठीक है, तो वैसे भी हमने इसको जो पहले वाला जो मिशन देखा था रूरल प्रॉस्पेरिटी वाला या धन धान्य योजना वाला भी जो चीज़ देखी थी, उसमें भी हम लोगों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज वी आर कल्टिवेटिंग मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जो कि आपकी मेजरली प्रोन है टू क्लाइमेट चेंज। तो आपका ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जो प्रोडक्टिविटी वो जो हमारा डिक्रीज हो रहा था आपका कंटिन्यूसली, ऑल दिस प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, तो उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए अपने पल्स की तरफ को मूव करना है हमारे को, अपन ये जो क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है टू अदर क्रॉप। तो उसी में आपका ऐसी वेराइटीज़ लेके आनी है जो कि हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट और हाई यील्डिंग पल्स वेराइटीज़ होंगी। नेक्स्ट इसके अंदर वही चीज़ है कि इंप्रूव करना है हमें पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो फूड वेस्टेज होता था, जो हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस था, उनको कहीं ना कहीं आपको डिक्रीज करने के लिए वी आर इम्प्रूविंग आर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज चेन, जो कोल्ड स्टोरेज वाली जो फैसिलिटीज़ है वो हम लोग बनाएंगे। आपका वेयर हाउसेज आपके ऐसे स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे आपके इनके पल्सेस को रखा जा सके।
इंश्योर करना है रेम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका यही है कि आपको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस आपको फार्मर्स को देने हैं हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ दिस पल्सेस, और ये आपके एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट से होंगे, ठीक है। तो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट है क्या ये? तो नाफेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दीज टू एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट। एक है हमारी नाफेड, दूसरी है एनसीसीएफ, ठीक है, कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, जो आपका प्रोक्योर करेंगे पल्सेस एट एमएसपी फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मर्स, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, ये जो स्कीम है आपके, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रजिस्टर्ड फार्मर्स। तो जो भी हमारे एपीएमसी मंडीज जो है हमारा, तो उसमें जो रजिस्टर्ड जो आपके फार्मर्स हैं आपके, उनके लिए ये चीज़ है। अब पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउसिंग की जैसे हमने ऊपर देखा ही, सो डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो ये आपका डेवलपमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं टू आपके स्टोरेज फैसिलिटीज का, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करिए, क्योंकि वी नीड क्लाइमेट रेजिलियंट आपके हाई यील्ड वेराइटीज आपके चाहिए पल्सेस की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे को R&D पे फोकस करना पड़ेगा। सो डिस्पाइट, जैसे हमें पता ही है कि R&D में इंडिया का, अगर मैं जीडीपी की बात करूँ, सो अराउंड 0.7% ऑफ द जीडीपी इज इन्वेस्टेड इन R&D। सो ये कहीं ना कहीं बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन। फॉर एग्जाम्पल चाइना आपका कहीं ना कहीं आपका डबल डिजिट्स में आपका आज के डेट में जीडीपी का डबल डिजिट्स में आपका कहीं ना कहीं वो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन R&D। आपका जो साउथ कोरिया है वो बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपका इन सब चीज़ों में, यूएस से खुद बहुत ज़्यादा करता है। सो इंडिया का भी अब ये टारगेट है टू इंक्रीज एटलीस्ट टू 4 to 5% ऑफ द जीडीपी आपका होना चाहिए इन R&D। सो आपका उसी के लेवल, उसी के एम को अचीव करने के लिए इसमें आपका कॉम्पोनेंट रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वेयर इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रेजिलिएंट इन हाई यील्डिंग पल्स वैरायटी आपका एक आपका सैलेंट फीचर है। फिर फार्मर रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कैसा होगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए विद नाफेड और एनसीसीएफ फॉर प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है, ठीक है। दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स हु आर प्रोड्यूसिंग या हु आर cultivating pulses in India. Only those farmers are eligible to for this procurement who are registered with NAFED और NCCF, ठीक है। अगर इन दोनों से आप रजिस्टर हो तो आपके पल्सेस को ये लोग प्रोक्योर करेंगे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो फार्मर्स कल्टिवेटिंग तूर, अरहर, उड़द, मसूर, रजिस्ट्रेशन, अब जो भी आपके इन तीनों दालों को आपके कल्टिवेट कर रहे हैं वो आपके एलिजिबल हो जाते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन विद नाफेड और NCCF होगा रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट। हिंदी में देखें तो वही बातें आपकी, लक्षित दलहन फसलों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जलवायु प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली दलहन किस्मों का विकास करना है। फिर कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए आपका स्टोरेज यूनिट्स बना रहे हैं, आपका भंडारण आपके सुविधाएं में सुधार लेके आ रहे हैं, एमएसपी आधारित खरीद के माध्यम से लाभकारी सुनिश्चित करना, ठीक है। तो मूल्य सुनिश्चित करना, ठीक है। तो वो आपका ये सारी कंपोनेंट्स आपके मुख्य विशेषताएं की बात करें तो एमएसपी आधारित खरीद है आपका। सो नाफेड और एनसीसीएफ आपके पंजीकृत किसानों में ही एमएसपी पर दलहन खरीदेंगे। कटाई के बाद भंडारण, कटाई के बाद, ठीक है। तो आपके कटाई के बाद जो भंडारण की बात है वो कहीं ना कहीं कंपोनेंट हमने इसमें इंक्लूड करा है कि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है। वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। अनुसंधान और विकास के लिए R&D के लिए हमने इसमें जलवायु प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाले दलहन किस्मों में एक निवेश के लिए हमने इसमें कंपोनेंट इसका भी रखा है। फिर किसान पंजीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरीद लाभों के लिए नाफेड और NCCF के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। पात्रता होगी कैसे? जो भी आपके फार्मर है, जो भी आपके किसान अरहर, उड़द या मसूर की खेती करने वाले किसानों के लिए खरीद हेतु नाफेड और NCCF के लिए पंजीकरण आवश्यक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट स्कीम आ जाती है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो है हमारी PM आशा, प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव टू MSP, जो क्योंकि हमने देखा है कि MSP आपका बहुत ज़्यादा आपका चर्चाओं में भी रहता है। आपका फार्मर्स ऑफ हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी और पंजाब के भी आपके दे आर डिमांडिंग स्टैचुटरी बैकअप या स्टैचुटरी बैकिंग ऑफ दिस MSP वाली जो चीज़ है। तो इसी के एज एन ऑल्टर, क्योंकि ये आपका जो स्टेट एक्सचेकर है उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है।
So in order to curb all those problems, in order to solve all those problems related to MSP, हम लोगों ने ये नया एक आपका स्कीम लेके आए थे एज एन ऑल्टरनेटिव टू MSP। ये हमारा PM आशा जो स्कीम है, ठीक है। इसके अंदर आपके मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 आपके कंपोनेंट्स हैं, आपके 3 आपके जो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपका, जिससे आपका नॉट जस्ट दे आर रिमूविंग दिस एक्स्ट्रा बर्डन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ आपका दे आर ऑल्सो प्रॉमिसिंग गुड आपके रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स। ओवरव्यू देखें इसका तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इज एन अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, देयरबाय सेफगार्डिंग देयर इनकम एंड एनकरेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लॉन्चिंग ईयर की बात करें 2018 है इसका लॉन्च ईयर। टाइप ऑफ स्कीम देखें तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। Just remember, centrally sponsored schemes are those schemes that have been divided between center as well as state governments, ठीक है। So दोनों का contribution होगा। बहुत सारे आपके इसमें आपके labs हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहाँ पे आपका 60-40 चलता है, आपका 60% ऑफ द फंड्स आर बीन अवेल्ड थ्रू सेंट्रल फंड और 40% आपका स्टेट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जो आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं आपका, वहाँ पर 90-10 का रेशियो चलता है आपका, वेयर 90% इज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। यूटीज़ के लिए आपका टोटली 100% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का आपका कहीं ना कहीं ये रेशियो फिक्स्ड होता है, ठीक है। कहीं 60-40 होता है, कहीं 75-25 होता है, कहीं 90-10 होता है। तो ये भी देख लेते हैं इसमें कैसा है। सो टेन्योर की बात, ये क्यों ये न्यूज़ में रहा, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ये आपको देखो 2018 में ये लॉन्च हुआ था ये स्कीम, ठीक है। बट नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दिस स्कीम टिल 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू 2025-26। जैसे कि हमें पता ही है आपका जो 15th फाइनेंस कमीशन है आपका वो 6 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो गया था। जो पहला जो चीज़ था वो 2020 से 21 के लिए था, उसके बाद आपका 21 से कहीं ना कहीं ये आपका 2025-26 तक का जा रहा है। तो उसी साइकिल को मैच करते हुए वी हैव एक्सटेंडेड दिस स्कीम टिल 2025-26, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नया आपका आ जाएगा 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके हेड आपको पता होने चाहिए कौन है, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा कि 16 हु इज हेडिंग 16th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। अब फंडेड बाय, देखिए आप इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें कंपोनेंट ये है कि फंडेड बाय 60-40 का रेशियो है इसके अंदर, ठीक है। 60-40 रेशियो का रेशियो है फॉर ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जहाँ पे ये रेशियो आपका 90-10 का हो जाता है, ठीक है। 90% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% आपका इन स्टेट्स के थ्रू होगा। जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं। यूटीज़ के लिए तो खैर 100% है यार, 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, तो जो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं आपके, जैसे इन टोटल वी आर हैविंग 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इन इंडिया राइट नाउ वी आर हैविंग 8 यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें आपका जो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे आपका 100% मिलेगा। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आपका, पुडुचेरी है, ठीक है। जहाँ पे आपके जिन ड्यूटीज़ में आपके कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट है, आपके लेजिस्लेचर प्रेजेंट है आपका। फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, तो वहाँ पे आपका 90-10 वाला रेशियो चलेगा। पुडुचेरी में भी आपके लेजिस्लेचर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो भी इसमें नहीं आएगा, विदाउट में नहीं है, वो लेजिस्लेचर के साथ वाले में। इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वही अगेन आपका, क्योंकि ये स्कीम ही आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपका ये कहीं ना कहीं आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होगी। हिंदी में वही चीज़ है। अवलोकन देखें तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय की सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। एक व्यापक योजना है। प्रारंभ आपका 2018 में हो रहा है। योजना का प्रकार क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना। इट्स नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। केंद्र प्रायोजित योजना। अवधि देखें तो 15वें वित्त आयोग के चक्र 2025-26 तक का इसको विस्तारित कर दिया गया है, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है टिल आपका 2025-26। वित्त पोषण की बात करूँ तो 60-40 का रेशियो है आपका। जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं वहाँ पे 90-10 है आपका।
और 100% आपके उन केंद्र शासित प्रदेशों में है जहाँ पे विधानसभा नहीं है। कार्यान्वित की बात करूँ तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव वही है इसका कि टू प्रोवाइड प्राइस अश्योरेंस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, रिड्यूस करना है पोस्ट हार्वेस्ट डिस्ट्रेस सेलिंग बाय ऑफरिंग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें प्रॉब्लम वही थी कि जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट जो आपका डिस्ट्रेस सेलिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्केट में रेट्स बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, सो फार्मर्स क्या करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को अगली साइकिल के लिए दोबारा से आपका एक तो इनपुट चाहिए, ठीक है, फिर उसको जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है, प्लस उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, आपका अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए वो डिस्ट्रेस सेलिंग कर देता है, ठीक है, दबाव में आके अपना जो भी आपका जो फार्म प्रोड्यूस होता है उसको औने पौने दामों पे बेच देता है। तो उससे बचाने के लिए आपका कहीं ना कहीं मैकेनिज्म लेके आया गया है। फिर इसका एक और आपका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, क्योंकि इसमें जो मेजर आपका प्रोक्योरमेंट टारगेट करा गया है वो आपका पल्सेस ऑयल सीड्स को करा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एमएसपी में तो टुडे वी आर हैविंग 23 क्रॉप्स, है ना, 23 या 24 आप देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है 23 क्रॉप्स हैं आपके, ठीक है। तो उसमें आपका पल्सेस और जो ऑयल सीड्स हैं आपकी, उनमें कहीं ना कहीं आपको टारगेट करने के लिए आपकी ये स्कीम है, ठीक है। तो उन्हीं को, तो इसलिए अगर आपका ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, सो फार्मर्स के लिए इट्स एन अट्रैक्शन दैट दे विल ट्रांसफॉर्म देयर फील्ड्स टू कल्टिवेट पल्सेस और ऑयल सीड्स, ठीक है। देन वी हैव इनहैंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हमने देख लिया। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन वाली कोई चीज़ नहीं है। एवरी फार्मर इन इंडिया इज एलिजिबल टू अवेल दिस स्कीम, टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। कॉम्पोनेंट्स ऑफ पीएम आशा, इसमें देखिए 3 कॉम्पोनेंट्स हैं आपके, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका कॉम्पोनेंट जो है वो आपका है प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है, ऐसे ही आपका प्राइस डेफिशिएंसी को मैच करने वाली चीज़ है। फिर लास्ट में आपका प्राइवेट, आपका जो स्टॉकिस्ट वाली जो स्कीम है उसे प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन है आपका। पहले कंपोनेंट की बात करूँ प्राइस सपोर्ट स्कीम की, सो इन प्राइस सपोर्ट स्कीम फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एंड कोपरा विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। सो सर्टेन एजेंसीज हैव बीन नोटिफाइड एज सेंट्रल नोडल एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल आपका जो FCI है, आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इसमें प्रोक्योर करेगा आपका ये पल्सेस को, ऑयल सीड्स को। फिर नाफेड जो है आपका, जो आपने पहले भी देखा, वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर रहा है, वो आपका सेंट्रल नोडल एजेंसी का पार्ट है, ठीक है। तो जो पहली जो आपकी स्कीम है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, एज सून एज द प्राइजेस ऑफ योर प्रोड्यूस फॉल्स बिलो MSP, ये आपके प्रोक्योर करेंगे with the proactive role of state government, ठीक है। तो along with this central nodal agencies, state government is also involved in procurement, ठीक। In addition to the national agricultural cooperative, देखिए नाफेड के अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया will take up price support scheme operation in states and districts। तो ये दोनों आपके एजेंसीज हैं which are involved in procurement of this pulses, copra and oil seeds। अब द प्रोक्योरमेंट एक्सपेंड, अब देखिए क्या होता है कि अब आपने प्रोक्योर तो कर लिया है, अब उसके बाद जो आपका जो आपने जब इस प्रोड्यूस को सेल करोगे आप, या जो भी एक्सपेंडिचर में कॉस्ट आपका आया, कुछ लॉसेस जो आपके हुए, तो वो जो आपका जो प्राइस गैप आता है ना, तो दैट विल बी फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इसके लिए आपके जो कुछ जो लेंडिंग बैंक्स हैं उनको एक तो आपका गारंटी प्रोवाइड करी है, ठीक है, कुछ 1000 करोड़ के आसपास की गारंटी आपको प्रोवाइड करी है टू ऑल द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हु आर इन्वॉल्व इन गिविंग क्रेडिट टू नाफेड एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोक्योर दीज क्रॉप्स, ठीक है। एक तो पहली बात यही है, ठीक है। बाकी जो आपके जो भी आपके एक्सपेंडिचर लॉसेस वगैरह जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके फुलफिल कर दिए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस ड्यू टू प्रोक्योरमेंट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम वाला, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू बोर्न द एक्सपेंडिचर एज वेल एज लॉसेस occurred due to procurement of these oil seeds, pulses and copra। सेकेंड जो कंपोनेंट है इसका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। अब इसके अंदर भी वही चीज़ है, अब यहाँ पे फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं है, जैसे फर्स्ट वाला जो आपका कंपोनेंट था उसमें फिजिकल प्रोक्योरमेंट थी। सेकेंड स्कीम जो है, आप जो सेकेंड कंपोनेंट आपका स्कीम के अंदर वो ये चीज़ है कि अगर आपका प्राइस डेफिशिएंसी अगर कहीं ना कहीं आती है, ठीक है, इफ प्राइजेस आर लेस देन MSP, ठीक है, जो भी आपके मार्केट के प्राइसेस हैं, इफ दे आर लेस देन
MSP, तो वो जो डेफिशिएंसी आई है आपका प्राइस के अंदर, इट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट विल ट्रांसफर्ड टू द फार्मर बेनिफिशियरी डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो DBT सीधा आपके अकाउंट में कर दिए जाएंगे जो भी आपका डेफिशिएंसी आएगी इन प्राइस। सो दिस इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम where direct payments of the difference between the MSP and the selling price to pre-registered farmers growing oil seeds and does not involve any physical procurement. अब although this scheme is for all the farmers, but to avail this second component you need to pre-register yourself with NAFED or with FCI. ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल होगा आपका, वहाँ पे आपको अपने आप को प्री रजिस्टर कराना पड़ेगा डेट यस वी आर कल्टिवेटिंग ऑयल सीड, और अब हमारे को ये हमने जो सेल करा वो जो प्राइस है इट इज़ लेस देन द डिक्लेयर्ड MSP प्राइस, और वो जो डेफिशिएंसी हमारे क्रिएट हुई उसका पैसा आप हमारे को सरकार हमारे को डायरेक्ट पेमेंट करे। ठीक है, अब सेकंड जो चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ प्रपोज टू कवर ऑल द ऑयल सीड्स फॉर विच MSP इज नोटिफाइड। सो हमारे जितने भी ऑयल सीड्स हमारे हैं जहाँ पे MSP आपको नोटिफाई कर दी डिक्लेयर करी जाती है, उन ऑयल सीड्स पे आपको ये कहीं ना कहीं स्कीम आपको मिलेगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में कभी अगर आपका आए कि इट कवर्स ऑल द ऑयल सीड्स जिस पे MSP आपके डिक्लेयर्ड है, वो आपका ध्यान रखें। ठीक है, तो पहली बात तो ऑयल सीड्स के लिए, दूसरा चीज़ MSP याद रखिएगा। जो थर्ड इसमें आपका जो स्कीम है वो बहुत आपकी काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही। सो दिस इज अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर इंटरवेंशन इन फार्मिंग। ठीक है, तो आपका जो फार्म लॉज है वो भी कहीं ना कहीं इसमें, तो थर्ड बिल था वो भी आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करता था, तो वैसे ही कुछ आपका प्रोसेस ये भी है वेयर अब यहाँ पे भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट है आपके। ठीक है, सो इस कंपोनेंट में क्या है कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट इज बाय अ प्राइवेट एंटिटी, तो यहाँ पे प्राइवेट जो एंटिटी है आपकी वो कहीं ना कहीं प्रोक्योर करेंगी, और जब वो सेल करेंगी आपका जो भी उन्होंने प्रोक्योर करा, तो उसमें अगर जो भी डेफिशिएंसी अगर आएगा, जो भी लॉस होगा उनका, वो आपका फिर आपका बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, सो फॉर ऑयल सीड स्टेट्स हैव द ऑप्शन। अच्छा, तो ये स्टेट्स का लिए है आपका, तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स एन ऑप्शन गिवन टू स्टेट्स कि वो आपका ऐसे ही आपका प्राइवेट स्टॉकेज स्कीम चला सकते हैं ऑन पायलट बेसिस। सो फॉर ऑयल सीड स्टेट्स हैव द ऑप्शन टू रोल आउट PPS प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम ऑन पायलट बेसिस पे चला सकते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए चला सकते हैं, इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो APMC की मंडीज में आप चला सकते हो, ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपका जो प्रोक्योरमेंट करेंगे वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। सो इट शैल सब्स्टिट्यूट PSS और PDPS इन पायलट डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके प्राइस सपोर्ट स्कीम चल रही है या प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं आपका ये आपका रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाउ प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्व, तो ये वाली चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फिजिकल प्रोक्योरमेंट बाय FCI और NAFED की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें है क्या चीज़ ये देख लेते हैं। सेंट्रल नोडल एजेंसीज जो फर्स्ट वाले उसमें भी हमने बात करी, इसके अंदर भी वही चीज़ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गवर्नमेंट गारंटीज टू लेंडर बैंक फॉर एक्सटेंडिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटीज टू सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो गवर्नमेंट ने आपके जो लेंडर बैंक्स है आपके, देखिए क्या होता है, जो NAFED जैसे ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो आपका इसमें FCI है आपका, सो वो आपका जो प्रोक्योरमेंट करता है तो उसको पैसा चाहिए होता है, सो डायरेक्टली गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती है। ठीक है, सो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक है आपके, ये NABARD तो आपका खुद एक बैंक टाइप है, तो वो जो आपका पैसा आता है वो जो पैसा आता है उस पर गारंटी आपकी सरकार देती है कि if they are not able to repay you the loan taken by these organizations, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपका रीपे कर दिया जाएगा फ्रॉम सेंट्रल फंड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो टू CNA सच एज NAFED, आपके जो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ये चीज़। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपके गारंटीज दे रही है लेंडर बैंक्स को। हिंदी में देख लेते हैं पूरी स्कीम। सो देशों की बात करूं तो किसानों को उनकी उपज के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करना, खरीद तंत्र की पेशकश करके फसल कटाई के बाद की मजबूरी को कम करना, दलहन और तिलहन की दिशा में फसल विविधीकरण
विविधीकरण को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना, ये सारे आपके उद्देश्य हैं आपके पीएम आशा के। मुख्य विशेषताएं देखें तो पात्रता सभी किसान पात्र के लिए है। पीएम आशा के घटक देखें तो 3 आपके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऑल्दो इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स, बट अगर आपका स्टेटमेंट में कहीं ये पूछ लिया जाता है कि ऑल द प्रोड्यूस इज कैन बी प्रोक्योर्ड बाय दीज एजेंसीज, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ऑल द प्रोड्यूस नहीं है आपका, ठीक है। तो आपका एक लिमिटेड है, प्रोक्योरमेंट लिमिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पीएसएस की बात करूँ, प्राइमरी सपोर्ट स्कीम है, इसके अंदर 40% ऑफ आपका जो प्रोड्यूस है वही सिर्फ प्रोक्योर करा जाएगा, ठीक है। तो जो नेशनल एवरेज, जो भी डिस्ट्रिक्ट एवरेज होगा उसका 40% ही आपका प्रोक्योर किया जाता है। और जैसे मैं प्राइस डेफिशिएंसी वाले की बात करूँ तो उसमें आपका जो टोटल प्राइस है उस पर नहीं आपका, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने 10 kg ऑफ आपके ऑयल सीड्स आपने करे तो आप कहोगे सारे के सारे प्रोक्योर, मैंने सारे के सारे बेचे थे और मेरे को इसमें प्राइस डेफिशिएंसी आपके हुई है मार्केट में डिस्ट्रेस सेल की वजह से, तो सारा पैसा दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। 25% ही जो आपका एमएसपी का होगा वो ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज़ आपका एमएसपी डिक्लेयर्ड है फॉर तूर की दाल और आपने 50 रुपीज़ में सेल करिए तो 100% का 25%, मतलब 100 रुपीज़ का 25% ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो डेफिशिएंसी है ना पूरी की पूरी मैच नहीं हो रही है, 25% ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे थोड़ा ये इन डिटेल हो गया, बट अगर आपका जो ऑप्शन में अगर कहीं आपका आ जाएगा कि सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वो आपका एलिजिबल है फॉर प्रोक्योरमेंट, तो वो वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सारा का सारा पैसा मिल जाएगा तो वो वाला स्टेटमेंट भी आपका कहीं ना कहीं गलत होता है। कंपोनेंट देख रहे थे हम हिंदी में, तो मूल्य समर्थन योजना देख लेते हैं। सो पीएसएस में दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इसकी जो खरीद है आपकी कहीं ना कहीं केंद्रीय नोडल एजेंसियां कर रही है, जैसे एफसीआई है आपका, नाफेड है आपका, वो सारे, ठीक है। और इसमें साथ साथ आपके राज्य सरकार भी आपके सक्रिय भूमिका निभाएंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई जो है आपका वो राज्यों और जिलों में पीएसएस संचालन का कार्यभार संभालेगा। एफसीआई आपका वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज बफर स्टॉक इन इंडिया, ठीक है। जो आपका जो एनएफएसए का एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, तो उसके अंडर आपके एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द बफर स्टॉक। आपका यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन भी आया था आपका GS3 में, आई थिंक बफर स्टॉक के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब खरीद व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपका खरीद में व्यय आ रहा है या जो भी आपका नुकसान हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो आपका हुआ, जो आपके लॉसेज आपका अकर हुए, ठीक है, तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपका दिया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएं। सो मूल्य न्यूनता भुगतान योजना PDPS तिलहन उगाने वाले पूर्व पंजीकृत, देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्व पंजीकृत किसानों के लिए अवेलेबल है, को एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान जिसमें फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका फिजिकल प्रोक्योरमेंट या जो भौतिक खरीद है आपकी वो कहीं ना कहीं आपके शामिल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपका जो डेफिशिएंसी आपका हुआ, जो आपका जो भुगतान करने में जो आपका अंतर आया, सिर्फ वही आपका दिया जाएगा। इसमें उन सभी तिलहनों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित है। तो एमएसपी डिक्लेयर्ड या एमएसपी नोटिफाइड जो भी आपके ऑयल सीड्स है, सिर्फ उन्हीं के लिए आपका इसके अंदर दिया जाएगा। तीसरा आपका जो कंपोनेंट है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया जा रहा है। सो ये तिलहनों के लिए राज्यों के पास चुनिंदा जिले की APMC में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर PPS शुरू करने का विकल्प है, जिससे खरीद कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सके। यह पायलट प्रोजेक्ट जिलों में PSS और PDPS का स्थान लेगा, ठीक है। सो ये आपको कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस कर रहा है जो पहले के जो कंपोनेंट है उसमें कर रहा है, बिकॉज नाउ प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्विंग इन प्रोक्योरमेंट। केंद्रीय नोडल एजेंसियां जो हमने देखी आपकी स्टार्टिंग में भी, ठीक है, तो वो क्या है आपके केंद्र सरकार उन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को
नगद ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऋणदाता बैंकों को सरकारी गारंटी प्रदान करती है। ठीक है, तो जो आपका जो ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जो आपके क्रेडिट आपके जो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी आपके प्रोवाइड करेंगे टू ऑल दीज सेंट्रल नोडल एजेंसीज, तो उनको जो गारंटी देते हैं या दीज लोन्स आर बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनहैंस वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके लिए आपकी स्कीम आ रही है। ठीक है, कि हर ड्रॉप पे आपको ज़्यादा क्रॉप मिले, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। सो ओवरव्यू की बात करूँ तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है आपका एक इरिगेशन आपका स्कीम है फ्रॉम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे आपका इरिगेशन का जो पेनिट्रेशन है उसको इन्हांस करने की बात करी गई है। ये आपका एफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात कही गई है टू एवरी फार्मर या टू एवरी फार्म लैंड। ठीक है, इससे बेसिक जो फोकस है आपका वो सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस पे है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन इंडिया आउट ऑफ ऑल द कल्टिवेबल लैंड ओनली 55% जो हमारा लैंड है वो अंडर आपका इरिगेशन है। ठीक है, बाकी सारा जो है हमारा 45% का अराउंड जो लैंड है हमारा अभी भी आज की डेट में भी वो आपका जो रेन डिपेंडेंट है आपका। ठीक है, सिर्फ 55% आपका जो लैंड है वही आपका इरिगेशन होता है, और उसमें से भी ओनली 8% जो आपका फार्म लैंड है इट इज़ हैविंग माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, आपका बड़ा काम आता है ये डेटा आपके यूपीएससी मेंस जब होने वाला है आपका अगस्त में, उसमें ये डेटा काम आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ओनली 8% आउट ऑफ द 55% ऑफ इरिगेशन एरिया, ओनली 8% इज हैविंग माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी। So it's first of all it's a per drop more crop is a component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana aimed at enhancing water use efficiency at the farm level through the promotion of micro irrigation technologies such as drip and sprinkler systems। ठीक है, तो आपका माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात करता है वाया ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम सो दैट वी कैन गो फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जहाँ पे आपके ज़रूरत है पानी की सिर्फ वहीं पे प्रोवाइड करवाना है। अब लॉन्च ईयर की बात करो तो 2015 में है, आपको बहुत ही इनिशियल स्कीम है ऑफ दिस एनडीए रिजीम, तो ये 2015 में आपका लॉन्च हुआ था। टाइप ऑफ स्कीम की बात करूँ सो इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सो स्टेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द फाइनेंसेस फॉर हैविंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। टेन्योर अभी भी इसका चल रहा है, आपका ऑनगोइंग स्कीम है आपका, फंडेड बाय, क्योंकि बिकॉज दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो आपका कंपोनेंट आपका 60-40 का है इसमें फॉर ऑल द अदर स्टेट्स। ठीक है, 90-10 है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन यूटीज, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% कंपोनेंट है। जहाँ पे आपका लेजिस्लेचर प्रेजेंट नहीं है आपका, तो आपका 100% आपका सेंट्रल आपका फंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी आपके स्कीम को। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विच इज इटसेल्फ अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हिंदी में देख लेते हैं तो अवलोकन प्रति बूंद अधिक फसल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है जिसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा रहा है आपका। प्रारंभ का साल वर्ष देखूँ तो 2015 योजना का प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना है, चालू योजना है अभी। वित्त पोषित में ये हमने वित्त पोषित हमने देख लिया है 60-40-90-10 और 100% है आपका फॉर ऑल द केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा आपके नहीं है। ठीक है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है कार्यान्वयन वयन जो आपकी मिनिस्ट्री है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, टू इनहांस वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल थ्रू अडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। तो आपका माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे आपके कैनाल्स में आपका पाइप टाइप का स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जहाँ से ड्रिप बाय ड्रिप आपका या ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी जो है आपका इरिगेशन होता है, वाटर पहुँचता है। सो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम थ्रू प्रिसीजन वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई कि आपका प्रिसीजन कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रिसीजन वाटर मैनेजमेंट बता रहा है।
इट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग माइक्रो इरीगेशन एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। तो जो हमारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, फॉर एग्जांपल शुगर केन है हमारा, राइस है हमारा, जो बहुत ज़्यादा आपका वाटर लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट कल्टिवेटेड, तो वो आपका उन क्रॉप्स के लिए आपका वाटर कंजप्शन को रिड्यूस करने की बात कर रहा है वाया माइक्रो इरीगेशन। फिर इट इज़ ऑल्सो इंकरेजिंग द यूज़ ऑफ फर्टिगेशन आपका यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपके प्रीलिम्स आई थिंक 2023 में ये क्वेश्चन था, 22 या 23 में क्वेश्चन था अबाउट फर्टिगेशन, वेयर फर्टिलाइजर्स आर गिवन वाया इरीगेशन। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो इरीगेशन से ही आपको होता है। इट्स ऑल्सो एंड कॉम्पोनेंट इन दिस, इट्स ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही आपका एक कॉम्पोनेंट है आपका, तो जिसमें आपका जो ये ड्रिप इरीगेशन वाली जो चीज़ है उसी के अंदर आपका पानी के साथ साथ आपका कहीं ना कहीं ये आपका डिजॉल्व करके फर्टिलाइजर्स को भी भेजा जाता है। ठीक है, सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स थ्रू इरीगेशन टू ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट यूज। तो जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट यूज की जरूरत है सिर्फ वहीं पे पहुँचाया जाएगा। सेलेंट फीचर्स की बात करूँ तो सब्सिडी मिल रही है इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 55% ऑफ द कॉस्ट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल farmers. So in India 85% of farmers are small and marginal farmers. इकोनॉमिक सर्वे 2025 में ये चीज़ आपकी मेंशन्ड है, तो उनको 55% का आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये अपफ्रंट कॉस्ट है। सो इफ दे वांट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रो इरीगेशन, सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का 55% आपका जो कॉस्ट है वो आपको सरकार देगी। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और 45% है फॉर अदर फार्मर्स फॉर इंस्टॉलिंग माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 55% फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 45% फॉर अदर फार्मर्स है। एडिशनली इसमें 25% आपका हायर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडी। ठीक है, सो जो आपका हायर यूनिट जो आपने लगाया है उसका जो हायर यूनिट कॉस्ट आ रहा है उसका 25% एडिशनली आपका कॉस्ट कंसिडर करा जाएगा टू प्रोवाइड सब्सिडी। ठीक है, और खासकर ये आपका किन किन जगहों के लिए, फॉर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स है, वेयर देयर आर रफ टेरेन। ठीक है, जो रफ टेरेन है आपका, डिफिकल्ट आपके स्लोप्स है, तो वहाँ पे आपका क्योंकि आपको एडिशनल आपको कॉस्ट लगता है आपका, तो इसीलिए आपका जो सब्सिडी भी है आपको वो 25% एडिशन में दी जाएगी ऑफ हायर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और तीसरे देखिए, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे हिमालयन स्टेट्स है, और 15% हायर और मिलेगी फॉर स्टेट्स विद लो पेनिट्रेशन ऑफ माइक्रो इरीगेशन। ठीक है, सो 15% और भी दे रहे हैं उन स्टेट्स में जहाँ पे आपकी जो माइक्रो इरीगेशन की जो फैसिलिटीज़ है उनका पेनिट्रेशन बहुत लो है। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग itself that only 8% of cultivable land is having micro irrigation facility, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम है हमारा। ठीक है, उन जगहों पे भी आपको 15% का आपका एडिशनल कॉस्ट दिया जाएगा। हिंदी में देखें तो उद्देश्य यही है कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाकर खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, सटीक जल प्रबंधन के माध्यम से फसल उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना, जल की अधिक खपत वाली फसलों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देकर जल की खपत कम करना, पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए फर्टिगेशन जैसे सिंचाई के माध्यम से उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, तो वी आर गिविंग फर्टिलाइजर्स, वी आर अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद इरिगेशन। तो ये आपका फर्टिगेशन का आपका पूरा टेक्निक है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो उसका उपयोग करना आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। फिर मुख्य विशेषताओं की बात करूँ तो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों स्थापित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को लागत का 55% और अन्य किसानों को 45 वित्तीय सहायता दे रहे हैं। 45% का वित्तीय सहायता मिल रही है, फाइनेंशियल आपके सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, फिर पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए सब्सिडी की गणना हेतु अतिरिक्त 25% अधिक इकाई लागत और सूक्ष्म सिंचाई की कम पहुंच वाले राज्यों के लिए 15% की अधिक लागत को ध्यान में रखा जाता है। सो एडिशनल आपका 25% और 15% मिल रहा है। अब माइक्रो इरीगेशन फंड एक हमारा आया है। ठीक है, सो ये तो एक हमारी स्कीम ही थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके अंडर एक आपका माइक्रो इरीगेशन का फंड और बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश द माइक्रो इरीगेशन फंड विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस फंड को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड के पास है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, तो दिस फंड कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाबार्ड।
अब ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा वही अडॉप्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्री। की फीचर्स की बात करूँ तो ओवरऑल जो कॉर्पस है इसका 5000 करोड़ का है, ठीक है। सो इनिशियल कॉर्पस आपका 5000 करोड़ का है, ऑपरेशनलाइज इन 2019-20 से ये आपका फंड बनाया गया है, ठीक है। 5000 करोड़ का आपका इनिशियल कॉर्पस है आपका, इन ऑर्डर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज। पर्पस वही चीज़ है इसकी, देखिए, टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे कि इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर एक्सपैंडिंग माइक्रो इरिगेशन कवरेज एंड इंसेंटिवाइजिंग इट्स अडॉप्शन बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो वही आपका जो कृषि केस जो PMKSY है उसके अंडर जो आपका कंपोनेंट है मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाली जो चीज़ है, उसके अंदर जो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनानी है उसको हेल्प करने के लिए, टू फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वी हैव डेवलप्ड दिस कॉर्पस ऑफ या फंड ऑफ 5000 करोड़, ठीक है। अब इसके एक्सपेंशन की बात करूँ तो इन अक्टूबर 2024 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑगमेंटिंग द फंड बाय एन एडिशनल 5000 करोड़। सो इनिशियल कॉर्पस तो उसका 5000 करोड़ का था ही, ठीक है। तो इन एडिशन टू दैट 5000 करोड़ वी आर गिविंग एडिशनल 5000 करोड़ इन ऑर्डर टू इनहांस माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज या सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये ऑगमेंट कर रहा है आपका द फंड बाय एन एडिशनल 5000 करोड़ फॉर 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, इंक्रीजिंग द टोटल कॉर्पस टू 10,000 करोड़ का हमारे पास टोटल कॉर्पस हो गया है। अब इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी वॉज रिवाइज टू 2%। तो इफ यू आर इंस्टॉलिंग दिस माइक्रो irrigation system in your farm, so this from this fund you are getting 2% interest subvention, you are getting this interest subsidy that is around 2%, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि वी हैव एक्सटेंडेड दिस स्कीम विद द साइकिल ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड था टिल 2025-26 तक का, तो उसी के साथ हमने इसको मैच कर दिया है, ठीक है। सो वी आर हैविंग नाउ द टोटल कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ फॉर माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज टिल 15th फाइनेंशियल कमीशन साइकिल, दैट इज 2025-26। अब जो PDMC आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम जो है हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। तो वो जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना था उसी की तरह हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ इसको अलाइन कर दिया गया है, टू इनहांस रिसोर्स यूटिलाइजेशन और अचीव बेटर आउटकम्स इन एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये प्रिसीजन वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द कवरेज ऑफ इरीगेटेड एरिया इन इंडिया इज इंक्रीज। अच्छा देखिए, तो 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे, इसमें ये चीज़ मैंने अभी आपको इससे बताया है कि अब हमारा जो इरीगेटेड एरिया है वो हमारा 55% हो गया, तो इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 49.3%, ठीक है। जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इंडिया का टोटल, अब उसमें से 55% एरिया इज इरीगेटेड एरिया। और ये कब से कब तक इंक्रीज हुआ है आपका 2015-16 से इंक्रीज हुआ है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं तो विस्तार की बात करो तो अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए इस निधि में अतिरिक्त 5,000 करोड़ की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे कुल निधि अब बढ़कर 10,000 करोड़ हो गई है। आपके स्टेटमेंट ऐसे ही आएंगे, ठीक है, इट इज हैविंग अ टोटल कॉर्पस ऑफ 5,000 करोड़। सो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि नाउ वी हैव इंक्रीज दिस बाय अनदर 5,000 करोड़ और अब हमारे 10,000 करोड़ का हो गया है। और ब्याज जो सब्सिडीज के अंदर जो मिलती थी उसको संशोधित कर दिया गया है और अब वो 2% के अराउंड मिलेगी। कृषि जल प्रबंधन में संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए PDMC जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली जो योजना है को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया, ये हमने देख लिया है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2020-21 के बीच भारत में सिंचित क्षेत्रों का कवरेज सकल फसली क्षेत्र जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वी हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 49.3% टू 55%, ठीक है। तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो इरिगेटेड एरिया वो हमारा कहीं ना कहीं इनहांस हुआ है। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी इसके अंदर वो है हमारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टिल यू हैव टू गिव सर्टेन इनपुट्स, फॉर एग्जांपल उसमें आपके बहुत सारे 5 कंपोनेंट्स हैं, जीव अमृत, बीज अमृत, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, मल्चिंग एक आपका उसके अंदर प्रोसीजर है आपका, ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें उसके यहाँ की नहीं होती है, ठीक है। दिस इज नेचुरल फार्मिंग, ये खुद से ही आपका उगते हैं ये चीज़ें। अब इसी के लिए हम एक नेशनल मिशन लेके आए हैं। सो द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग केमिकल फ्री सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो जो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा फर्टिलाइजर जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा आपका एक्सीड हो गया है, ठीक है। हम लोग मेनली आपका यूरिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये जो केमिकल फ्री बनाने के लिए पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस को वी हैव ब्रॉट दिस स्कीम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अब फॉर्मुलेटेड बाय अपस्केलिंग द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो पहले हमारी जो स्कीम चलती थी वो ये थी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसको हमने अपग्रेड कर दिया टू नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इट सीक्स टू इनहांस सॉइल हेल्थ को बढ़ाएंगे हम, ठीक है, रिड्यूस करेंगे फार्मर्स के डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट्स एंड इंश्योर करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब आप देख ही रहे हो कि आने वाले टाइम पे भी ये चीज़ है कि फोकस शुड बी ऑन ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। अभी आपने देखा ही होगा जो आपका कोई भी आप जैसे कोई भी जो भी आपके ग्रॉसरी जहाँ से आप लेते हो या कोई भी ई कॉमर्स साइट पे भी आप देखो, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो ऑर्गेनिक फूड आइटम्स है, उसका प्राइस कहीं ना कहीं आपका हाई है एज़ कम्पेयर टू जो आपके नॉर्मल जो आपके केमिकल या फर्टिलाइजर से यूज़ करके जो भी आपका प्रोड्यूस है, ठीक है। तो इसीलिए ये बिकॉज जो अभी फोकस हो गया है ऑन हेल्थ हो गया बहुत ज़्यादा, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ ऑल द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स। So now they are now they are transforming their lifestyle towards organic products या natural products की तरफ जा रहे हैं। तो उसी केस में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस भी यही है कि नाउ वी आर इंश्योरिंग प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड आइटम, जिसके लिए ये आपकी स्कीम आई है। सो इसका लॉन्च ईयर देख ले तो 2024 आपका लॉन्च ईयर है इसका। ओल्ड नेम हमने देख ही लिया है। टाइप ऑफ स्कीम, दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो आपका स्टेट गवर्नमेंट is also contributing from their end towards this scheme, ठीक है। It's a centrally sponsored scheme, ठीक है। एक आपको launch year, you have to remember this launch year 2024. Next thing, it's a centrally sponsored scheme. Tenure इसका आपका 25-26 से start है आपका, ठीक है। 2024 में launch हुई आपका, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा है, ठीक। आगे देखेंगे। अब ये हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन है आपका। इसका अवलोकन जो है, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में रसायन मुक्त टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को आपको कहीं ना कहीं लेके आना है। फिर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP को उन्नत करके तैयार किया गया, ठीक है। तो भारतीय प्राकृतिक जो हमारा जो पहले स्कीम थी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको ये इसको रिवैम्प कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लेके आया गया, किसानों की रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने के लिए लेके आया गया और सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। प्रारंभ वर्ष जो है इसका 2024 से ध्यान रखिएगा, पूरा पुराना नाम देख ही लिया। योजना का प्रकार देखें तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्रीय प्रायोजित योजना। अच्छा, इसका भी क्योंकि बिकॉज इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो रेशियो वही रहेगा, इसका 60-40 का रेशियो है। विद अदर स्टेट्स 90-10 है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और 100% आपका फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी एजेंसी है वही आपकी सिंपल वही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। टारगेट देख लेते हैं। टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में टारगेट मिल सकता है। टू कवर 7.5 लाख हेक्टेयर्स by developing 15,000 clusters over the next 4 years, ठीक है। सो अगले आपके 4 सालों में जो उसका टारगेट है वो यही है, टू कवर अराउंड 7.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ये आपका ये जो लैंड है आपका, ये कहीं ना कहीं आपका नेचुरल फार्मिंग वाला जो लैंड होगा वो होगा, ठीक है। और हमने 15,000 क्लस्टर्स डेवलप करने हैं who all are practicing natural farming। तो आज के लिए फिर इतनी स्कीम्स देखते हैं, ठीक है। आज हमने देखी तमाम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो फार्मिंग से थी। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कुछ और स्कीम्स देखेंगे किसी और मिनिस्ट्री की। बने रहिएगा। थैंक यू।